भाई 1980s के बाद से हमने फंडिंग कहाँ की है इतनी ज्यादा? फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर हाई फंडिंग, और हमने कितनी फंडिंग है? नियरली 360 करोड़ की फंडिंग करी है बस। आप इसको कंपेयर करिएगा रशिया से, आप इसको कंपेयर करिएगा फ्रांस से, आप इसको कंपेयर करिएगा यूएस से। चलो छोड़ दीजिए बाकी सबको, यूएस से कंपेयर करते हैं फर्स्ट से ही। F-22 रैप्टर का जो इंजन को डेवलप करने के लिए यूएस ने 7 से 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, और हमने 360 करोड़। हमारे पास हमने इतना फंडिंग दी ही नहीं है इस प्रोजेक्ट को। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ तो इसका मतलब क्या है? इस इंजन में आपने उसका फ्यूल का यूज किया, लेकिन अगर आपने फ्लेम को मेंटेन नहीं किया और आपने फ्लेम को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं किया तो ये विस्फोटक बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी, और सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। Friends, we all know that India has been working on a Kaveri engine project, and it's been nearly 3 decades that we are struggling to get the desired results out of this Kaveri engine project. So in this session, we are going to look into the fact कि ये जो Kaveri engine project है, it is very significant for India. The success of this very particular Kaveri engine project, it will determine lot many things for India. In the two front, it is very significant. सबसे पहला तो मिलिट्री के फ्रंट पे ही इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। दूसरा, आर्थिक अगर एंगल से देखते हैं तो भी इस प्रोजेक्ट की महत्वता उतनी ही ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? सो लेट मी प्रोवाइड यू अ केस स्टडी एंड लेट मी प्रोवाइड यू टू कंपेयर अ पर्टिकुलर सिनेरियो। देखिए, आपके पास एक कंट्री है ए और दूसरा कंट्री है बी। लेट अस सपोज दिस वेरी कंट्री ए, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये मैन्युफैक्चर करता है मिलियंस और बिलियंस में, लेट अस सपोज के ब्लेड्स या फिर पिन। बट दिस वेरी पर्टिकुलर कंट्री बी, इट इज प्रोड्यूसिंग जेट्स। सो अगर आप नंबर वाइज देखते हैं, इफ यू आर कंपेयरिंग विद द नंबर्स, देन आपको लगेगा कि ये जो कंट्री है इसमें ज्यादा जीडीपी है और ये ज्यादा वैल्यूएबल है और ये ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करता है। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। द टुडेज वर्ल्ड, इट इज मेनली डोमिनेटेड बाय द टेक्नोलॉजी। सो जिसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी में अपर एज है और अपर हैंड है, वो ज्यादा डोमिनेट करता है आज के दिन आर्थिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर और मिलिट्री दोनों फ्रंट पर। दैट इज वाई इंडिया का जो ये कावेरी इंजन है, ये डिटरमाइन ये भी करता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहां तक पहुंच चुकी है, उसमें जो स्टेजेस है, क्या वो लो मैन्युफैक्चरिंग तक ही है या फिर वो कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंच चुका है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इसी चीज को डिटरमाइन करता है। अब देखिएगा, आपने जो इस सिनेरियो को कंपेयर किया और आपने खुद ही बता दिया कि यस, जो ये दूसरा कंट्री है, दिस इज प्रोड्यूसिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी जेट्स। सो ये वाले कंट्री की जो इकोनॉमिक जो पावर है वो भी ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है, और मिलिट्री पावर तो ये है ही। नाउ दिस वेरी पर्टिकुलर कंट्री, लेट अस सपोज के मॉनेटरी वाइज इसका जीडीपी ज्यादा है इस वाले कंट्री से। बट देखिए, किसी भी देश को आर्थिक रूप से ग्रो करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वो मिलिटरीली भी स्ट्रांग हो, ताकि वो अपने बॉर्डर को सेफ गार्ड कर सके, उसकी सुरक्षा कर सके। अगर हम अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाए, और मान लीजिए ये एक कंट्री अगर अपने घर की सुरक्षा ना कर पाए, तो आर्थिक रूप से कैसे ग्रो कर सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इस कंट्री को यदि जेट चाहिए, यदि मिसाइल चाहिए, तो कहां से लेगा? इस वाले कंट्री से ही लेगा। और ये वाले कंट्री, दिस इज द सोल प्रोड्यूसर। और कुछ ही चंद ही कंट्री होंगे, जैसे कि आज के दिन में कुछ ही डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया। इनफैक्ट चाइना को भी हम इस लीग में शामिल नहीं कर सकते। अभी धीरे धीरे चाइना भी प्रोग्रेस कर रहा है, बट स्टिल इन 4-5 कंट्रियों के पास ही सारी चीजें हैं। सो अगर इस कंट्री को अपनी दफा के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए अगर जेट्स चाहिए, मिसाइल चाहिए, तो कहां से लेगा? इन्हीं कंट्रीज से लेगा। इन कंट्रीज से जो जेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो मिसाइल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट कि हमारे पास खुद के जेट होने चाहिए। अब देखिएगा, नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जब इसरो की फंडिंग को बढ़ाया गया 1980s 1990 के दौरान, जब PSLV 1, 2, 3 और इनमें हमें डेवलपमेंट और सक्सेस मिली, उसके बाद हमने GSLV और क्रायोजेनिक इंजन में काम करना स्टार्ट किया। जब अपोजिशन के लीडर्स और बहुत सारे जो लेफ्ट ओरिएंटेशन रखने वाले और इनफैक्ट बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे, वो बोलते थे कि यस, जब हमारे पास इतनी ज्यादा भूखमरी है, जब हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतने लोगों को खाना खिलाना है, तो हम इतने ज्यादा रुपए क्यों स्पेंड कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं स्पेस प्रोजेक्ट में? क्या मिलने वाला है स्पेस प्रोजेक्ट से? अभी आज के दिन देखिएगा, आज के दिन हमारी जो सैटेलाइट हैं, बी इट नेविगेशनल सैटेलाइट, जो जीपीएस और अपना जो नाविक सिस्टम है, आप उसको देख लीजिए। सो ये क्या कर रहे हैं? ये मिलिट्री सर्विस के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसका मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी में अगर हमें अपर एज मिलता है, अपर हैंड मिलता है, जैसे कि इस कावेरी इंजन में वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट गुड रिजल्ट्स इन द कमिंग फ्यूचर। सो इट विल डिटरमाइन द मिलिट्री माइट ऑफ द इंडिया एज वेल एज द इकोनॉमिक माइट ऑफ द इंडिया, बिकॉज दे बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि जो कावेरी इंजन है, इसमें इंडिया को क्या क्या डिफिकल्टी और क्या क्या मुसीबतें देखने को मिल रही हैं, उनको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं। ये कावेरी इंजन से रिलेटेड और कुछ जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। सो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, आज के सेशन का जो मेन जो पॉइंट रहेगा, दैट व्हाट इज कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, why is it so significant for the India? We are going to look into this
particular question as well. We are going to look into what are the issues in this project and how we can solve all these issues. So चलिए दोस्तों सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहला देखिए 1980s के बाद से ही इंडिया को यह समझ में आ गया था दैट वी नीड टू वर्क ऑन टू टू थ्री फ्रंट्स, एटलीस्ट 2 to 3 फ्रंट वी नीड टू वर्क ऑन साइमल्टेनियसली। सबसे पहला मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम खुद का होना चाहिए, उसके साथ साथ जेट इंजन एक प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, और इंडिया ने इसरो पे काम करना स्टार्ट किया, मतलब हमारे कम्युनिकेशन में भी, और जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है वो भी हमारा खुद का होना चाहिए, बिकॉज वी जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन अदर। मान लीजिए कि कुछ ही हैं, मान लीजिए 2-3, अगर हम आपके पास वर्ल्ड में केवल और केवल 2-3 ही ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपने प्राइजेस दे विल ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लेट देयर प्राइजेस। मान लीजिए मार्केट में प्राइस उसका होना चाहिए एक्स, बट देन दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि उनका प्राइस एक्स प्लस समथिंग ही रहे, और 2x रहे या 3x रहे, मतलब उसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस रहेगा उससे ज्यादा का वो बेचने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर द सोल प्रोड्यूसर ऑफ दीज थिंग्स, और इन कंट्रीज ने अपना कार्टेल बना लिया तो आपको परचेज करना पड़ेगा। सो इंडिया स्टार्टेड टू वर्क ऑन द मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके साथ साथ इंडिया ने इसरो पे अपना वर्क करना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ इंडिया ने कावेरी जेट इंजन में अपना काम करना स्टार्ट किया। देखिए इंडिया को इन 2 फ्रंट पे, मिसाइल वाले फ्रंट पे, उसके साथ साथ जो स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो वाले फ्रंट पे इंडिया को अच्छी खासी सक्सेस मिली है। बट दिस वेरी पर्टिकुलर फ्रंट जो कावेरी इंजन है, यहां पर इंडिया को इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिल पाए हैं। उसके कुछ कारण है। अब देखिए ये जो कावेरी इंजन जो प्रोजेक्ट है ये जो लेट 1980s है उसके बाद स्टार्ट हुआ था, और ये डीआरडीओ की एक विंग है जो कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसके तहत इस पे काम हुआ कावेरी इंजन पे, बट इट इज येट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। और ये जो जेट इंजन जो प्रोजेक्ट है ये काफी चीजों के लिए सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले देखिएगा नाउ, अगर ये वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो देखिएगा इंडिया का जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आज के दिन इंडिया इट इज वर्किंग ऑन द अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्योंकि आपने देखा होगा भले ही बी इट रशिया एंड यूक्रेन वॉर, बी इट इंडिया एंड पाकिस्तान, जो अभी कुछ दिन की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झड़प हुई थी, उसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ड्रोन्स का, इनका अपना ही एक कंट्रीब्यूशन है आज के दिन वॉर में। और जिस कंट्री के पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, खुद के इंजन होंगे, अगर वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना सकता है, मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, टेक्नोलॉजिकली अगर एडवांस है, अपग्रेड है, तो उसके पास हमेशा एक अपर हैंड रहने वाला है दोस्तों। नाउ गोन आर द डेज के जो वॉरफेयर थे वो बिल्कुल अलग थे, जिस टाइम पर मैन टू मैन कॉम्बैट थी या फिर जमीनी स्तर की लड़ाइयां थी। आज के दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन आपके पास जितनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके पास जितना अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके पास जितने अच्छे जेट्स हैं आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके पास जितने अच्छे मिसाइल सिस्टम है, आपके पास जितने अच्छे डिफेंस सिस्टम है, आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे लड़ाई में। अब देखिए ऑफ कोर्स चलाने वाले की क्षमता पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन चलाने वाले के पास अगर ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो फिर कैसे जीतेंगे वो। अब देखिएगा कावेरी इंजन का सक्सेस इस बात पर भी निर्भर करता है कि इंडिया अपने जो जेट है, इंडिजिनस जो जेट है, उनको डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब देखिए इंडिया के पास जो वॉर मशीन है सुखोई 30 MKI, उसके साथ साथ इंडिया के पास मिराज हैं, क्या वो खुद के हैं दोनों? नहीं, इंडिया के पास नहीं, इंडिया के दोनों नहीं है। क्या रफेल है? इंडिया के नहीं। रफेल कहाँ से? फ्रांस से। और सुखोई 30 MKI जो हम ले रहे हैं, बी इट मिग 21, बी इट मिग 29, हम कहाँ से ले रहे हैं? सारे रशिया से। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतने साल हो गए, खुद के जेट इंजन होना चाहिए, बिकॉज एक जेट इंजन को बनाने के लिए जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो थिंग होती है वो होती है इंजन, जो मैंने आपको बताया। देखिए स्टार्टिंग में जिसका इमेज दिखाया आपको, इसको बोलते हैं जेट इंजन। इट इज वेरी, ये दी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है इसमें कि जो नॉर्मल जो मेटल है इतनी हाई टेम्परेचर पर काम ही नहीं करता है। इनफैक्ट आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी देखेंगे उसको भी इंडिया ने इजाद कर लिया, खुद से डेवलप कर लिया, बट दिस जेट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया अभी तक सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाया। कावेरी इंजन को इंडिया ने डेवलप करने की कोशिश करी, बनाने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया का जो कावेरी इंजन है वो इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया कि उसको बड़े उसमें लगा सके। बड़े जैसे एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए तेजस है, ये तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, बट स्टिल इट इज रिक्वायरिंग 90 किलो न्यूटन ऑफ द थ्रस्ट, मतलब ऐसा इंजन होना चाहिए जो 19 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके। बट कावेरी इंजन इंडिया ने जो टेस्ट वो किया, उसमें टेस्ट किया, उसमें इंडिया 53 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट कर पाया। उससे इंडिया घातक जो ड्रोन है उसमें तो उसको लगा सकता है, लेकिन लाइट कॉम्बैट जैसे जो ये तेजस जो एयरक्राफ्ट है, इनफैक्ट जो तेजस MKI है उसमें भी इंडिया अटैच नहीं कर सकता। और तेजस MKI 1 जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन, उसमें तो थोड़ा सा और ज्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनफैक्ट 100 के अराउंड पड़ेगी। सो इसका मतलब कावेरी इंजन को थ्रस्ट इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल वी कैन इंटीग्रेट ऑन द घातक ड्रोन। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए why it is so significant? It is very much significant for military aspect in the respect of अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, उसके साथ साथ अपने इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप करने के लिए, और उसके साथ साथ एम का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इंडिया जिस पे काम कर रहा है। इंडिया ने 2 इसका जस्ट मॉडल शो किया है,
एयर शो में कि कुछ ऐसा होगा हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें स्टेल्दीनेस की फीचर होगी, जैसे F-22 और F-35 और ये सुखोई रशिया का आई थिंक सुखोई Su-57, यस Su-57। सो ये एक स्टेल्दी एयरक्राफ्ट रहेगा और इसमें जो इंजन लगेगा, लेट अस सपोज कि कावेरी इंजन ने अच्छा परफॉर्म किया, सो कावेरी इंजन को जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है वो 130 किलो न्यूटन से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब कावेरी इंजन की सक्सेस इस बात को इंश्योर करेगी कि हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का जो प्रोजेक्ट है घातक, वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा जो तेजस जो एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, और जो एमका का जो प्रोजेक्ट है वो भी सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी कावेरी इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज सिग्निफिकेंट। उसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। देखिए नाउ व्हाट आर द इश्यूज इन दिस प्रोजेक्ट। देखिए इस वाले प्रोजेक्ट को जब वी नो कि हमारे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे आर्थिक और उस पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों रेस्पेक्ट में ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। आप देखिए ना, कंपेयर करिएगा। देखिए बड़े बड़े जायंट्स जैसे बोइंग हो गया, लॉकहेड मार्टिन हो गया, एयरबस, आप अगर बोइंग और एयरबस के ही मार्केट कैप देखेंगे तो नियरली 130-150 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप है मात्र एक एक कंपनी की। इसकी भी 130-140, इसकी भी 130-140 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप है। आप सोच रहे हैं, और मात्र 700, 750, 800 जेट प्रोड्यूस करते हैं साल में, खत्म। 750-800 जेट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी की मार्केट कैप इतनी ज्यादा है कि जो बड़े बड़े कंट्री है ना, आपका पड़ोसी मुल्क जो है, उसका जीडीपी को 40% के अराउंड लगा लीजिए आप। 40%, 40 तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, 30 का अराउंड, 30% के अराउंड लगा लीजिए। इसका मतलब एक कंपनी की मार्केट कैप है, एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक कंपनी की मार्केट कैप। और लॉकहेड मार्टिन को छोड़ ही दीजिए आप, लॉकहेड मार्टिन का तो नियरली 180 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप है। ये तो आपके पास ये आ जाएगा 40% से 45% आपके पड़ोसी मुल्क की जो जीडीपी है उसके बराबर। सो इसका मतलब क्या है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, भले ही उनकी क्वांटिटी कम हो, देन यू विल बी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप मिलिटरीली तो डोमिनेट करेंगे, उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी डोमिनेट करेंगे। इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है दोस्तों इसका। अब देखिएगा कावेरी इंजन में मेन इश्यू क्या आ रहा है, लो फंडिंग। भाई 1980s के बाद से हमने फंडिंग कहां की है इतनी ज्यादा। फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर हाई फंडिंग, और हमने कितनी फंडिंग है, नियरली 360 करोड़ की फंडिंग करी है बस। आप इसको कंपेयर करिएगा रशिया से, आप इसको कंपेयर करिएगा फ्रांस से, आप इसको कंपेयर करिएगा यूएस से। चलो छोड़ दीजिए बाकी सबको, यूएस से कंपेयर करते हैं फर्स्ट से ही। F-22 रैप्टर का जो इंजन को डेवलप करने के लिए यूएस ने 7 से 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, और हमने 360 करोड़। हमारे पास हमने इतना फंडिंग दी ही नहीं है इस प्रोजेक्ट को। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लैक ऑफ द फॉरेन सपोर्ट आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डेवलप वर्ल्ड को भी इसको बनाने में काफी साल लगे हैं। पहले उन्होंने एक इंजन बनाया, उसमें इंप्रूवमेंट किया, फिर और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, फिर उन्होंने ज्यादा थ्रस्ट बनाने वाला इंजन को प्रोड्यूस किया, फिर उन्होंने अपनी जो रडार कोटिंग जो टेक्नोलॉजी थी, मतलब एयरक्राफ्ट जो कोटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे रडार से वो बचा जा सके, जिसमें स्टेल्दीनेस फीचर है, फिर उन्होंने उस पर काम किया। उन्होंने अपने थ्रस्ट पे भी काम किया कि इंजन का जो थ्रस्ट है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया। सो इसका मतलब इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उन्होंने कोई एक दिन में अचीव नहीं किया है, लेकिन जब उनको 30-40 साल लगे हैं तो क्या वो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ट्रांसफर कर देंगे? क्या नहीं। लेकिन जो मित्र देश हैं वो एक दूसरे देश का साथ देने की कोशिश करते हैं, ओविंग टू द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एंड द वर्ल्ड डिप्लोमेसी। बट आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट हमारी किसी ने मदद ही नहीं की, किसी ने हेल्प ही नहीं की हमारी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद सैंक्शंस लग गए डेवलप्ड वर्ल्ड के, और जैसे ही सैंक्शंस लगे इंडिया को इस वाले प्रोजेक्ट में भी सेटबैक्स देखने को मिले ओविंग टू द न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि ये जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है इसने अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। Why we are not able to achieve the desired results yet? तो उसका ये दूसरा मेन पॉइंट है। तीसरा, हाई टेम्परेचर एंड द ब्लेड इंस्टेबिलिटी। देखिए जो जेट इंजन है वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है, 1500, 1600, 1700, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मान लीजिए 2-3 घंटे की अगर फ्लाइट है तो ये भी जेट इंजन के लिए काफी ज्यादा टाइम होता है, और इतने में तो वो काफी डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो आप देखिए एक इंजन में जो भी ब्लेड्स लगे हुए हैं, जो भी मेटल हैं, उसको 2-3 घंटे के लिए 1600-1700 डिग्री टेम्परेचर को सर्वाइव करना है। इतने में तो जो ब्लेड है लोहे की, या फिर अगर उसको मजबूत नहीं रखा गया उस ब्लेड को, तो पिघल जाएगी। सो इसका मतलब एट दैट हाई टेम्परेचर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मेटल टू सस्टेन दैट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब हमें हाई टेम्परेचर पर सस्टेन करने वाली ब्लेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो ये एक और इशू, सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास ऐसे जो मटेरियल जो कि इतने हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके, उसमें समस्या है। उसके साथ साथ आफ्टर बर्नर में भी समस्या है, क्योंकि आफ्टर बर्नर जब एक इंजन में लगता है, मान लीजिए एक इंजन है, सो इंजन ये कैसे वर्क करता है कि ये जैसे ये एक इंजन है, लेट अस सपोज कि ये कैसे काम करता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए ये एक इंजन है,
सो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हवा अंदर आती है और हवा भी स्पाइरल पैटर्न में ये उसको सक करता है और उसके बाद हवा कंप्रेस होती है, उसके बाद यहाँ पर बर्नर है और फिर बर्नर के बाद वो एग्जॉस्ट है और यहाँ पर आएगा आफ्टर बर्नर। लेकिन इंडिया जैसे ही आफ्टर बर्नर को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है, उसके बाद स्टेबिलिटी इंजन में नहीं आ पा रही है। और ये जो आफ्टर बर्नर है, इट इज वेरी एसेंशियल टू प्रोड्यूस हाई थ्रस्ट। इसीलिए इंडिया 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट तो प्रोड्यूस कर पा रहा है, 52 53 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। इसीलिए इंडिया इज ट्राइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द रशिया। उसके अलावा जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जैसे यूएस, वो तो अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इंजन चाहिए तेजस के लिए, हम आपको जनरल इलेक्ट्रिक इंजन प्रोवाइड कर देंगे। जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, आई थिंक 4 नोट समथिंग करके कुछ इंजन है, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। सो इंडिया परचेज दीज इंजन और उन्होंने तेजस में फिट कर दिया। और तेजस MKI में भी, दो ये हमारा प्रोजेक्ट है तेजस, हम वी आर ट्राइंग टू डेवलप आवर ओन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, बट हमें इंजन कहां से लेना पड़ रहा है? यूएस से। और यूएस में भी जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसका इंजन। अगर हमारा खुद का इंजन बन गया और खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है तो हम तेजस अपना खुद से बना सकते हैं। बट इशू इसमें समझ में आया ना आपको क्या है? आफ्टर बर्नर में इशू आ रहा है, ब्लेड इंस्टेबिलिटी में इशू आ रहा है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके साथ साथ और जो इशू आ रहा है, फ्लेम इंस्टेबिलिटी। आपने कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने आप जैसे बारूद है, उसमें आग लगाना ईजी है, लेकिन वो एक्सप्लोड करेगा या फिर उसको आप यूटिलाइज करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके फ्लेम को स्टेबल कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इस इंजन में आपने उसका फ्यूल का यूज किया, लेकिन अगर आपने फ्लेम को मेंटेन नहीं किया और आपने फ्लेम को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं किया तो ये विस्फोटक बन जाएगा। सो इसका मतलब फ्लेम इंस्टेबिलिटी इट इज ऑल्सो एन इशू। उसके साथ साथ जो फेड है, ये फेड क्या है? फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, दिस इज द ब्रेन ऑफ द इंजन। और इसको भी डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप को अपनी डायरेक्शन देता है इंजन को कि आपको कैसे काम करना है, आपको एयर को और फ्यूल को कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना है, और जो एग्जॉस्ट जो नोजल है वो कैसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगी। सो ये सारी चीजें कौन करता है? ये करता है ये फेड सिस्टम। और ये क्या है? दिस इज द ब्रेन ऑफ द इंजन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप दिस थिंग। और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो सब इस चीज को क्यों देंगे, हमें क्यों प्रोवाइड करेंगे? और ये जो सारी कटिंग एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसमें भी अभी इंडिया थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है। उसके साथ साथ लो थ्रस्ट पे हम बात कर चुके हैं। सो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये है कावेरी इंजन में। नाउ हाउ टू सोल्व दिस? देखिए हमारी जो हेल्प करने वाले कुछ ही मित्र देश मिलेंगे, लेकिन उन मित्र देशों पर भी रिलाई हम कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमें खुद से यही काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो अपनी फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जितने भी फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन हैं, उनको जो R&D की तरफ उनको लेकर के जाना पड़ेगा। एंड येट जो कावेरी इंजन जो प्रोजेक्ट है इसमें टाइम लगेगा, और अगर ये सक्सेसफुल होता है वो इस बात पर ही निर्भर करेगा कि कितना इंडिया इसको कितना सीरियसली इस चीज को ले रहा है। अब देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, एंड दैट इज 17,999 का ये ऑफर है, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड SKY50। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड यस, उसके बाद आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। एंड यस, दिस ऑफर इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, सो इसको आप अवेल कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो बैच स्टार्ट हो चुके हैं और इनफैक्ट थोड़े से फ्यूचर में भी स्टार्ट होने वाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिएगा और बैच देख लीजिएगा। ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में तीनों लैंग्वेज में बैच हैं। एंड यस, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो बैच है आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। एंड यस, अगर आप GS और ऑप्शनल एक साथ लेते हैं तो ये आपको 26,999 रुपए का पड़ेगा। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा प्लस मुझसे मेंटरशिप। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर मेंस का इस बार का कोर्स लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और ये आपको मात्र 2,999 रुपए में मिलेगा, जिसमें आपको GS 1, 2, 3, 4 सारों का करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस उसमें आंसर राइटिंग भी होगी। सो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।